देखो लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है। आज हम लोग बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर एंड फिर प्रिपरेशन में जाएंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 11 साइंस में, फिर भी वो 11 था तो कितना याद है जरा देख लेते हैं हम लोग। बहुत सिंपल से नेम होते हैं। CH3 Cl एक ले लिया मैंने, देन CH3 CH2 Cl ले लिया, उसके बाद CH3 CH2 CH2 Cl, उसके बाद CH3 CH CH3 यहाँ पर Cl। जरा ध्यान रखो बेटा, पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है कि इन सब में क्लोरो लगेगा एज अ सफिक्स या प्रीफिक्स। आगे मींस प्रीफिक्स। ये क्लोरोमीथेन है, ये क्या है बेटा? क्लोरोमीथेन। देन ये है क्लोरोइथेन, ये है 1 क्लोरोप्रोपेन। इसमें 1 क्यों आया? क्योंकि क्लोरो जो है, यदि मैं क्लोरोप्रोपेन लिखूं तो इससे पता नहीं चलता कि Cl कहां पर होगा। पॉसिबिलिटी दूसरी भी है यहाँ पर, तो सेकेंड पोजीशन पे भी Cl हो सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन। समझ में आ रहा है पॉइंट? चले, उसके बाद हम लोग एक सिंपल सा नेम ले रहे हैं CH3 CH Cl CH2 CH3। मुझे इसका IUPAC नेम नहीं चाहिए, मुझे कॉमन नेम चाहिए इसका। जरा याद करके बताओ कॉमन नेम क्या हो सकता है बेटा इसका? एक और ऑप्शन दे देता हूं आपको, CH3 CH CH3 CH2 Br। इसका भी मुझे कॉमन नेम बताओ बेटा। क्लोरो, क्लोरो आएगा ही नहीं इसमें, क्लोराइड आएगा। कॉमन नेम है बेटा इसमें। ऊपर ऊपर क्या नेम बोलो? देखो ये और ये में फर्क है। क्या फर्क है? जो ब्रांच है वो अल्काइल ग्रुप की है, जबकि यहां पर जो ब्रांच है वो हैलोजन ग्रुप है। दोनों सेम नहीं है। ClBr तो डिफरेंट है ही, बट उसके अलावा भी फर्क है। तो ध्यान क्या रखना है हम लोगों को? Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2। तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस इज कॉमन नेम। IUPAC तो कर ही लोगे आप। 2 क्लोरोब्यूटेन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चले यहां पर देखो जरा, सेकेंड लास्ट कार्बन पे जब ब्रांच होती है मिथाइल की तो उसे आइसो लिखते हैं। दिस इज आइसो। फिर ये क्या है? 4 कार्बन है बेटा, 4 को बोलेंगे ब्यूटाइल। तो 4 कार्बन कंटेनिंग अल्केन, दैट इज ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। IUPAC कर लोगे? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए बेटा इसको क्या बोलेंगे हम? एक ये वाला है मेरे पास और एक ये भी है। समझ के आंसर देना। दोनों के कॉमन नेम चाहिए मुझे। यस, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन containing carbon attached with the 3 another carbon. So this is the tertiary butyl bromide। IUPAC कर लोगे ना आप लोग, उसमें बड़ी बात नहीं है। चलो ये नियो, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। दिस इज कॉल्ड नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। चलिए अब इसका नेम बताओ। वैसे तो ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन है कॉमन नेम तो। अब बात है IUPAC की, इसमें कॉम्प्लिकेशन IUPAC में आता है। यस यस कैरी ऑन। ये 1 और 2, 1 क्लोरो, एक तो लिख सकते हो टोल्यूइन। 1 क्लोरोटोल्यूइन, बात खत्म। मिथाइल आ गया इंक्लोरेट टोल्यूइन में। टोल्यूइन जब बोलते हैं तो मिथाइल आ गया उसमें।
लेकिन इसका एक और नेम भी बोल सकते हो आप, 1 क्लोरो 2 मीथेन, सॉरी 2 मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं। फिर हम इसे बेंजीन लिख सकते हैं क्योंकि मिथाइल को अलग से बोल दिया तो फिर टॉल्यूइन नहीं रहा तो बेंजीन बोलेंगे उसे। कितने लोग समझ पा रहे हैं भाई? बेटा समझ में आ रहा है पॉइंट? चलो ये कॉमन नेम बताओ इसका। आपको इतना सा तो पता होना चाहिए कि जब बेंजीन के ऊपर CH2 होता है, फिर बेंजीन के ऊपर CH होता है एंड बेंजीन के ऊपर C होता है। ये 3 डिफरेंट चीजें हैं। 11th में हमने डिस्कस करी थी, मुझे बिल्कुल पक्का याद है। आपको वो याद नहीं कि मैंने पक्का याद करवाया था। फिर भी नाम आपको आने चाहिए इसके। बताओ बेटा, ऑन द बेंजीन रिंग CH2 बॉन्ड क्या बोलते हैं इसे? कॉमन नेम नहीं यार, बेंजाइल। इसे क्या बोलते थे? बेंजाल। और इसे क्या बोलते थे? बेंजो। बेंजाइल, बेंजाल एंड बेंजो। उसमें से ये क्या है? बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड है कॉमन नेम। यदि बेटा सुनो एक मिनट, ये हाइड्रोजन को मैं हटा के दूसरा एक क्लोरीन रख लूं तो उसे बोलेंगे CH आ जाएगा फिर तो बेंजाल डाइक्लोराइड आएगा। फिर यदि मैं C रख लूं और 3 क्लोरीन रख लूं तो बेंजो ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? तो इसे हम लोग कॉमन नेम से पुकारेंगे बेंजाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या है बेटा? बेंजाइल क्लोराइड। राइट। चलिए अब ये बेंजाइल क्लोराइड आ गया तो इसके साथ अब IUPAC नेम को लिखो। ये एक कार्बन है और इसके साथ ये फिनाइल ग्रुप और ये क्लोराइड ग्रुप है, मींस क्लोरो ग्रुप है। 1 क्लोरो, 1 लिखने की जरूरत भी नहीं। क्लोरोफिनाइल, बिल्कुल क्लोरोफिनाइल मीथेन। समझ में आया पॉइंट? एनी डाउट? तो ये इस तरह से आपको एक कॉमन नेम खास करके जहां पर फंसते हैं वो चीज कहां पर है? कॉमन नेम। कॉमन नेम देंगे, फॉर्मूला नहीं देंगे और पूछेंगे कि IUPAC नेम बताओ तो कॉमन नेम से पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर आप लोग बता पाओगे उसका IUPAC नेम। ये नोट करके रखना है। हम लोग ये चैप्टर को तरीके से पढ़ेंगे, वैसे सारे चैप्टर तरीके से ही पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ाया कोई कुछ भी। फिर भी ये चैप्टर में कुछ ऐसे रिएक्शंस मैं आपको अगेन सिखाऊंगा जो 11th में किए थे। मुझे पक्का याद है कि 11th की आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी आती है, राइट? तो मैं याद करवाऊंगा पूरी केमिस्ट्री आपको। देखते हैं फिर रिएक्शन कैसे नहीं आते। इसके बाद नेचर ऑफ C बॉन्ड X, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन। ओके, लेकिन पहले इस नेचर को देखते हैं। C बॉन्ड X में कॉमन सी बात यह है कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन हैलोजन, बट कार्बन के पास चला जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इसे हम लोग बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और इसकी पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सहारा लेंगे म्यू का। ये म्यू मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल नहीं है, डायपोल मोमेंट है। तो डायपोल मोमेंट से हम इसे डिस्क्राइब करते हैं। जनरली C बॉन्ड X जो नेचर की बात है उसमें से 3 सवाल आते हैं। 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आता। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर एंड डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। ये 3 ऑर्डर यदि आपको याद है, बात खत्म। देखो जरा ध्यान से, C बॉन्ड X में X कौन कौन हो सकता है? F
Cl Br I। मुझे 3 ऑर्डर आपको समझाने हैं। एक C बॉन्ड F है बेटा, एक C बॉन्ड Cl है, एक C बॉन्ड Br है और एक C बॉन्ड I है। देख के ही पता चल ही रहा है आप लोगों को, मैंने जिस तरह से ड्रॉ किया पता चल ही जाना चाहिए, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ ही गया है। पहला हमें समझना है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अब ध्यान से समझना, सब में कॉमन क्या है? कार्बन। जो भी डिफरेंस आएगा बॉन्ड लेंथ वो हैलोजन की वजह से आएगा। अब हैलोजन की साइज को जरा देखें तो फ्लोरीन की साइज, उसकी कंपेयर में क्लोरीन की साइज बड़ी, उसकी कंपेयर में ब्रोमीन की बड़ी और उसकी कंपेयर में आयोडीन की बड़ी है कि नहीं? तो साइज बड़ी है, जब साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो यहां पर ऑर्डर निकल के आ गया, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया बेटा। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली होते हैं। जब जब बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है बॉन्ड एनर्जी कम होती है। पता है आप लोगों को कि भूल गए हो? बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शन में होते हैं। तो यहां पर अब हम लोग बॉन्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, C बॉन्ड F, C बॉन्ड Cl, C बॉन्ड Br एंड C बॉन्ड I। बताओ बेटा। F की सबसे ज्यादा होगी। फ्लोरीन एंड फ्लोरीन दोनों फ्लोरीन है तो कम होती है, F2 की। याद है F2 Cl2 Br2 I2, इसमें F2 की कम आती है। क्यों? ड्यू टू रिपल्शन, मोर रिपल्शन, क्योंकि दोनों जगह से रिपल्शन। ये रिपल करेगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कार्बन की तरफ, और कार्बन का न्यूक्लियस तो वैसे ही चाहता है अट्रैक्शन। अंडरस्टूड? चलिए, उसके बाद आता है यहां पर डाइपोल मोमेंट। आप सबको पता है कि चार्ज जितना ज्यादा शिफ्ट करेगा उतनी डाइपोल मोमेंट बढ़ेगी। चार्ज जितना ज्यादा शिफ्ट करेगा उतनी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी। कौन चार्ज ज्यादा शिफ्ट करवा सकता है भाई? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो ऑर्डर ये जो आ रहा है ऊपर का, सेम ऑर्डर ये आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, नहीं आएगा। क्यों? अकेला चार्ज फैक्टर थोड़ी ना देखते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू एल। लेंथ एंड चार्ज दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्यू म्यू देता है बेटा। अब फ्लोरीन में प्रॉब्लम यह है कि फ्लोरीन की साइज कम, तो एल की वैल्यू कम हो जाएगी, क्यू की वैल्यू बढ़ेगी। तो मल्टीप्लिकेशन से तो प्रैक्टिकली आंसर देखना पड़ेगा, ऐसे ही हवा में थोड़ी ना बातें कर सकते। जबकि Cl की बात करें तो चार्ज उतना कम भी नहीं, बट लेंथ कंपैरेटिव टू फ्लोरीन बड़ी है। तो फ्लोरीन के लिए ये लेंथ बड़ी है और चार्ज कंपैरेटिवली इतना कम नहीं है। हेलो, जबकि फ्लोरीन में कंपैरेटिवली साइज बहुत छोटी है। ये मैं बात कर रहा हूं Cl के बारे में, और मैं QnL को मल्टीप्लाई करूं फॉर, तो इसकी साइज तो बहुत छोटी है। फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है, ये तो ज्यादा बड़ी है, और यहां पर चार्ज थोड़ा सा बड़ा होगा। बट ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करके आंसर जब लेके आते हैं तो C बॉन्ड Cl की बढ़ जाती है। तो अभी आपको याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। तो C बॉन्ड Cl पहले आएगा, फिर C बॉन्ड F, बाकी दोनों सेम है। तो यहां पर बच्चे फंसते हैं इस ऑर्डर में। बाकी के ऑर्डर तो ओरिजिनल जैसे होनी चाहिए वैसे ही है। नाइन्थ एंड 11th भी स्टार्ट हो रहा है। गुड न्यूज़, आप सबकी वजह से, क्योंकि कोरोना नहीं होने दिया ना आप लोगों ने।
कितने डिस्टेंस पे बैठो देखो आप, दूर दूर बैठे। अब वैसे भी कोरोना के न्यूज इतने ज्यादा देखने को भी नहीं मिल रहे, अब नंबर ऑफ केसेस बहुत कम, वैक्सीन भी आ गई। नहीं वैसे बताते कम है, फिर भी हॉस्पिटल में तो देखते हैं ना, लेकिन वो नहीं दिख रहे। चलो मिटा दो बेटा इसे। अब चैप्टर में मेन पार्ट में आ रहा है हम लोग, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन। बुक में जो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर जो दिया गया है वो 11th का पोर्शन कट करके दिया गया है। मींस 11th में जो प्रिपरेशन आ गई हेलो अल्केन को फॉर्म करने की, वो बुक में नहीं दी। हम एक साथ सारी चीजें लिखेंगे, शुरुआत से शुरू करते हैं, राइट, फ्रॉम अल्केन। अल्केन में से हेलो अल्केन बना सकते हैं हम। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट हैलोजिनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डायरेक्ट हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन की बात आए तो 4 तरह के हैलोजिनेशन है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन एंड क्लोरीनेशन भी हो सकता है, राइट। जैसे जैसे देखेंगे पता चलेगा कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्लोरीनेशन के बारे में। क्लोरीनेशन देखो, मिथेन लिया, क्लोरीन ऐड किया, सनलाइट की प्रेजेंस HNO रख लिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, यहां से क्लोरीन हटेगा, HCl रिलीज होगा और एक क्लोरीन जो बचा उसको यहां पर अटैच कर दो, तो ये बनेगा CH3Cl क्लोरोमीथेन। समझ में आया कि नहीं पॉइंट? तो इस तरह से रिएक्शन होगा क्लोरीनेशन। बहुत आसानी से हमको ये समझ में आया ऐसा रिएक्शन है, बट प्रॉब्लम ये है, दिस रिएक्शन preferable only in industry. This reaction is not preferable in lab because this reaction gives us mixed product. ये हमें मिक्स प्रोडक्ट देता है। यस, ये एक चेन रिएक्शन है, यहां पर लिख सकते हो, दिस इज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन है तो इसे कंट्रोल करना पड़ता है, जो इंडस्ट्री में पॉसिबल है। बहुत पैसा खर्च होता है वहां पर कंट्रोल रिएक्शन करवाने के लिए, तो इंडस्ट्री में पॉसिबल है, बट लेबोरेटरी के अंदर हम लोग नॉर्मल रिएक्शंस करते हैं जहां पर इतना खर्चा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे जरा ध्यान रखो, इस रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग ले रहे हैं CH4Cl2। अब मैं पूरा चेन रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा, ध्यान रखना जरा। HNO, तो यहां से Cl एंड हाइड्रोजन हटेगा, HCl बनेगा, क्लोरीन इसके साथ ज्वाइन करो, ये बन जाएगा CH3Cl, अगेन HNO, Cl2 ऐड करो बेटा, हाइड्रोजन एंड Cl मिलके HCl रिमूव, यहां एक क्लोरीन और ऐड करो तो ये बनेगा CH2Cl2। समझ में आ रहा है? HNO, Cl2, हाइड्रोजन एंड Cl मिलके HCl रिमूव हो जाएगा, एक Cl को ऐड करो बनेगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अगेन यहां पर HNO, Cl2 ऐड करो, हाइड्रोजन Cl मिलके HCl रिलीज करेंगे, क्लोरीन को ऐड करोगे बनेगा CCl। ये कोई समझाने की बात नहीं कि एक हाइड्रोजन कैसे रिमूव हुआ, क्लोरीन कहां से आया। हाँ, आपको पता है ये कौन से मैकेनिज्म से होता था?
फ्री रेडिकल, वेरी गुड। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये याद रखने का पॉइंट है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसमें, ये बहुत काम की चीज है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। अब देखो इसमें हमें प्रोडक्ट चाहिए थी सिर्फ ये वाली क्लोरोमीथेन, बट देखो हल्ला मच गया यहां पर, बहुत सारी प्रोडक्ट मिली और साथ में मिल रही है, तो इसे कंट्रोल करना पड़ता है यहां तक जो इंडस्ट्री में पॉसिबल है, जबकि लैब में पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से हम लोग इसको नॉट प्रेफरेबल इन अ लैब ऐसा लिखते हैं। समझ में आया पॉइंट? चलो अब मान के चलो आपको ऐसी कोई ऑप्शन दे रहे हैं CH3 CH2 CH3। अब हम बात करें इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से। इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट मींस हम चेन रिएक्शन को भी नहीं याद करेंगे, लैब में नहीं कर रहे हम काम। वैसे भी लैब में तो सिर्फ टेस्ट होते हैं, जो हमें देश को आगे ले जाने के लिए करना है वो इंडस्ट्री में ही करना है। लैब से देश आगे नहीं जाने वाला, तो हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ही चाहिए। तो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे हैं यहां पर, और यहां पर मैंने क्लोरीन ले लिया HNu, मींस ये रिएक्शन कंट्रोल्ड रिएक्शन है बेटा, कंट्रोल्ड रिएक्शंस है। तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट मिलने की? कौन सी प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटीज है? दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो Cl यहां पर लग सकता है, या यहां पर बात एक ही है, या फिर बीच में लग सकता है। तो यहां पर दो प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? एक मिल सकता है CH3 CH2 CH2 Cl, बोलो बेटा, यहां पर मिल सकता है। इसे मैं इस तरफ लिखूं या इस तरफ लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, नेम तो 1 क्लोरोप्रोपेन आएगा। जबकि मैं दूसरा क्लोरीन यहां पर भी तो रख सकता हूं, दूसरी प्रोडक्ट। तो यहां पर मुझे मिल सकता है CH3 CH3 एंड नीचे Cl। एक है मेरे पास 1 क्लोरोप्रोपेन, जबकि दूसरी है 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इसमें से दोनों मेजर नहीं हो सकती, एक मेजर होगी एक माइनर होगी, जिसमें से बेटा 2 क्लोरोप्रोपेन जो है वो मेजर प्रोडक्ट है और 1 क्लोरोप्रोपेन जो है वो माइनर प्रोडक्ट है। ऐसा क्यों बोला? एग्जैक्टली, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के इक्वल होती है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ऑर्डर वही ऑर्डर होता है। तो यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। अब जरा ध्यान रखो, यदि मैं इसके दो पार्ट करूं तो CH3 CH2 CH3 दो बार लिख रहा हूं मैं अभी, दो प्रोडक्ट समझाने के लिए, समझना बेटा। मान के चलो यहां से मैं एक हाइड्रोजन को हटा के 2 करूं तो ये बन गया फ्री रेडिकल, और इसके साथ हाइड्रोजन आएगा ऐसे फ्री रेडिकल के फॉर्म में, और यहां से मैं एक हाइड्रोजन को हटा लूं, ये फ्री रेडिकल, इसके साथ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ये हो गया हमारा 2 डिग्री, ये हो गया हमारा 1 डिग्री। 1 एंड 2 डिग्री में कौन सा वाला स्टेबल है? 2 डिग्री स्टेबल है बेटा। तो 2 डिग्री प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू 1 डिग्री। तो मेजर कौन सी वाली? 2 डिग्री। यदि 3 डिग्री पॉसिबल होता तो वो ज्यादा होती। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली ये पता चला है कि ये 55% प्रोडक्ट मिलती है, ये 45। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि माइनर वाली भी 45 मींस माइनर नहीं है, माइनर वाली भी 45% मींस माइनर नहीं है, ऐसा क्यों? तो स्टेबिलिटी तो है, लेकिन एक और पॉइंट है इसमें जो आपको याद रखना है जिंदगी भर के लिए, कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जुड़ने की वो भी चेक करनी पड़ती है हम लोगों को। जैसे कि यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 बार है, तो 6 ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पर क्लोरीन जुड़ सके, जबकि यहां पर तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो जो कोलिजन वाली थियरी है उसको कनेक्ट करो यहां पर, कि यहां पर कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू यहां पर, तो वो माइनर वाली उतनी माइनर भी नहीं मिली कंपैरेटिवली। समझ में आया कि नहीं? तो 1 डिग्री कार्बन के ऊपर 1 डिग्री हाइड्रोजन अवेलेबल है, वो भी ज्यादा प्रोपोर्शन पे है, 3 और 3 6 है कंपेयर टू 2 डिग्री। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन हमें कैसे मिल रहे हैं? ज्यादा मिल रहे हैं।
अंडरस्टूड? एनी डाउट? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो यहां पर, चलो इसे नोट करो, फिर मैं एक और पॉइंट लिखवाता हूं। अभी आएगा वो 3 डायमेंशन में देख के मैं बताऊंगा। इन्वर्जन प्रोडक्ट आएगा एक आपका, एक रिटेंशन प्रोडक्ट आएगा। आगे आगे देखो होता क्या है। SN1 SN2 कार्बोकैटाइन जब मैकेनिज्म में आए तो बिंदास बोलो वो SN1 है। कार्बोकैटाइन SN1 SN2 आपने वो पढ़ा है ना जियो से। हटा दो बेटा। इसमें ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला पॉइंट और स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर बेटा बिल्कुल अच्छे से ब्लॉक करके रखना। हर बार जब ये पेज ओपन हो आपका ध्यान वहां पर जाना चाहिए। चलिए प्रोडक्ट आपको बतानी है क्या क्या मिल सकती है। सारी पॉसिबल प्रोडक्ट लिखो और फिर उसमें मेजरमेंट लिखो। कंट्रोल्ड है में सिर्फ आपको अल्काइल हैलाइड एक ही बार मिलने वाला है, एक क्लोरीन वाला है। वन डिग्री पे जोड़ो तो एक ही बार जोड़ना, 2 डिग्री पे और 3 डिग्री पे एक एक बार ही लिखना सभी। स्टूडेंट कम आए। तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं बेटा। वैसे तो बना सकते हैं हम एक और भी, 1 डिग्री में 2 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वो नहीं करनी। हमें 1 डिग्री वाला एक दिखाना है, 2 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला। सिर्फ डिग्री को ध्यान में लीजिए अभी तो एक कहानी निकल के आएगी कि यहां पर मेरे पास CH3 है, इस हाइड्रोजन को मैं हटा दूं तो ये बनेगा मेरा फ्री रेडिकल। ये 3 डिग्री वाला फ्री रेडिकल बना। ये कि यहां पर फ्री रेडिकल बन सकता है बेटा कौन सा वाला,
2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल बन सकता है और एक बन सकता है 1 डिग्री वाला फ्री रेडिकल, जो यहां पर ही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रखता है, क्योंकि यहां पर हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस वो दूर है, तो वहां पर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। चलो, तो यहां पर मैं क्लोरीन को ज्वाइन करूं, यहां पर मैं क्लोरीन को ज्वाइन करूं और यहां पर क्लोरीन को ज्वाइन करूं, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए प्रोडक्ट मिलने का? 3 to 1। 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा है, 2 डिग्री की कम है, 1 डिग्री की और भी कम है। ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो यहां पर ये मेरा 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, तो ये क्या होना चाहिए बेटा? मेजर, ये माइनर और ये क्या होना चाहिए? माइनर। वेरी माइनर भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनर ऐसा होना चाहिए। ऐसा लिखा तो ये गलत होगा। ऐसा क्यों? सिंपल वही चीज सोचनी है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी यहां पर तो और ज्यादा है 1 डिग्री की। 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी 9 बार है, 9 टाइम्स। तो वहां पर क्लोरीन सबसे ज्यादा जुड़ने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर स्टेबिलिटी आती है, तो फिर 3 डिग्री एंड फिर 2 डिग्री। इसमें गैप बहुत ज्यादा नहीं है, 1 और 2 ही है। देखो यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर 2 है, तो इसमें इतनी बड़ी गैप नहीं है जिसमें 3 डिग्री जो है वो आगे रहेगा। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट 1 डिग्री की मिलेगी इसमें, क्योंकि गैप देखो बहुत बड़ी है बेटा। हेलो, समझ में आ रहा है? अब आपका सवाल हो सकता है सर कैसे पता चलेगा कि कब क्या कौन से लेनी है? नहीं पता चलता। हमें सिर्फ याद रखना पड़ता है जो रिएक्शंस मैंने बताए उसमें, कि जो स्टेबिलिटी गिवन है वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन वहां पर एक ही बार पॉसिबल है, एक ही बार पॉसिबिलिटीज है, जबकि प्राइमरी की 3 टाइम्स है। तो बहुत ज्यादा बार पॉसिबल है, इसी वजह से ये हमें माइनर की जगह क्या मिली? प्रोडक्ट मेजर मिली और ये दोनों माइनर मिली। समझ में आ रहा है? मेजर के लिए मोस्ट प्रोडक्ट चाहिए, ना कि मोस्ट स्टेबल। अब समझ में आ रहा है, राइट? माइनर, इसमें भी 1 डिग्री सबसे ज्यादा होगा। प्रपोर्शन की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी की बात करें बेटा, तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री। क्वांटिटी ऐसी मिलेगी हमको। अब तक जो भी कहानी हमने कंप्लीट करी है वो क्लोरीनेशन की थी। अब सेकेंड पार्ट आता है, दैट इज ब्रोमीन। बोलो बेटा। 2 डिग्री बनने के चांसेस तो 1 डिग्री से 3 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन इतना डिफरेंस बड़ा नहीं है। उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा क्या बोल सकते हैं, उसे डोमिनेट करेगी, क्योंकि वो 2 और 1 का डिफरेंस है, तो 1 का ही डिफरेंस हुआ, जबकि इसमें डिफरेंस, वो डिफरेंस के ऑर्डर पे देखना है हम लोगों को। चले, ब्रोमिनेशन, इसमें कोई मगजमारी वाला काम है ही नहीं। एज इक्वल टू क्लोरीनेशन, जहां पर Cl2 लगा है वहां पर Br2 रख के Cl की जगह Br रख लो, इक्वल। मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा अभी, इक्वल ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है आयोडीनेशन की। चलो ध्यान रखना, मीथेन लेने बाद में लिखो, अभी यहां पर देखो, ये थोड़ा समझने जैसा पॉइंट है। मीथेन है, आयोडीन ले लिया, यहां पर रिएक्शन रिवर्सिबल है, पहला पॉइंट, जो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन में नहीं था, सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन था। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जहां पर हमको मिलेगा CH3I + HI। यहां से हाइड्रोजन, यहां से आयोडीन HI, और एक आयोडीन यहां पर ज्वाइंट हो जाएगा, राइट? ये हो गया आयोडोमीथेन। HNO की प्रेजेंस है इसमें भी, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हमें ये यील्ड चाहिए ज्यादा, लेकिन ये रिवर्स होने की वजह से ये इसके साथ रिएक्ट करके हमें रिवर्स में रिएक्शन देता है, तो प्रोडक्ट मिलने के बाद कम हो जा रही है।
हमको ये फॉर्मेशन ज्यादा करना है कुछ भी करके, तो मैं HI को यहां से हटाने का सोचूंगा। कुछ ऐसा करो कि HI यहां से हट जाए, या HI प्रेजेंस भी हो लेकिन बिजी कहीं और हो जाए, कहीं और बिजी हो जाए, तो इसके साथ रिएक्शन करने का मौका ना मिले, तो ये रिटर्न रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, रिवर्स में रिएक्शन नहीं होगी, तो ये यील्ड को हम बढ़ा सकते हैं। अब इसका नेचर देख के हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे, तो इसका नेचर है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो होगा क्या, हमने एक ट्राई किया HiO3, यू कैन ऐड HiO3 और HNO3, जिसमें HiO3 ज्यादा यूजफुल है। तो देखो HiO3 के साथ मैंने HI को डाल दिया। हम तो चाहते ये है कि ये रिएक्शन में HI कहीं और बिजी हो जाए, हमने इसमें क्या डाला, HiO3 डालने से हुआ ये कि यहां पर H एंड ऑक्सीजन मिलके H2O बना रहे हैं और दोनों I मिला के I2 बना रहे हैं, जो प्रिफरेबल है। रिएक्टेंट बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन का बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल। तो जब रिएक्टेंट का बढ़ता है तो कहां पर रिएक्शन शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, तो ये प्रोडक्ट बढ़ेगी। दूसरी चीज, इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो 3 ऑक्सीजन है, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 to 6 हाइड्रोजन है, जिसमें एक यहां पर है, यहां पर 5 ले लो, 5 आयोडीन 1, यहां पर 3 ले लो, हो गया कि नहीं। तो यहां से ऑक्सीजन को हटा दिया, यहां से ऑक्सीजन को हटा दिया, मींस इसका रिडक्शन कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, HiO3, इसमें आयोडीन का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मुझे बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा हूं मैं, एटॉमिक नंबर थोड़ी तो पूछ रहा हूं। और ये 0 है, +5 से ऑक्सीजन के साथ जब हैलोजन जुड़ता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन में ऑक्सीजन पॉजिटिव होता है, फ्लोराइन -1 रहता है, बाकी में वो पॉजिटिव हो जाते हैं। ये +5 है, कहां आ रहा है, 0, क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इसने रिडक्शन किया, दैट मींस दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन को करवाने के लिए, प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ाने के लिए हम लोग बाहर से, आउटसाइड से क्या डालेंगे, HiO3। यू कैन कंप्लीट दिस रिएक्शन विद द HNO3 आल्सो, राइट, बट उतना ये I2 रिलीज नहीं कर पाएगा, जबकि HiO3 I2 देता है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन शिफ्ट होती है। अंडरस्टूड। और हमारा एक रिएक्शन कौन सा रह गया, फ्लोरीनेशन। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट फ्लोरीनेशन। These reactions is most explosive। बस खत्म बात, हमें टच नहीं करना। परेशानी क्यों उठाए, राइट, परेशानी क्यों उठाए। तो ये रिएक्शन मोस्ट एक्सप्लोसिव है, तो लैब में तो प्रेफरेबल है ही नहीं, इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लमेटिक है।